हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। चलिए एक नई कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अब तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी थी, पर अब नफरत भी मेरी स्टाइल में होगी। तानी। तानी जैसे ही अंदर आई, एक सर्वेंट ने उसे लिविंग एरिया में रुकने को कहा, पर अब तानी कहाँ रुकने वाली थी। उसकी नजर घर की चमक धमक में गुम हो गई। वो उठी और पूरे घर का दौरा लगाने लगी। बेफिक्र सी बढ़ते हुए वो घर के नज़ारे ले रही थी, पर कुछ कदम आगे बढ़कर जो उसने देखा, फिर वो अपनी पलकें भी झपकाना भूल गई। उसके सामने तस्वीरों से भरी दीवार थी, जिस पर उस नए हीरो की तस्वीरें लगी थी, जिसे देख तानी अपनी जगह जम गई। पर दोस्तों, आप तो जानते हैं कि नया हीरो और कोई नहीं बल्कि ईशान है, तो बस ईशान की ही एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। और उसके चारों तरफ बाकी मूवी की तस्वीरें, जो अब तक की शूटिंग से ली गई थी। ईशान ने खास तौर से इसे डेकोरेट करवाया था ताकि उसे तानी को ज्यादा कुछ समझना ना पड़े। उसका दिल धड़क रहा था, चेहरे पर हल्की उलझन और आंखों में हैरानी, जैसे वो अपनी आंखों से ही उन तस्वीरों को फाड़ देने वाली हो, पर इन सब से हकीकत नहीं बदले वाली थी। वो वहीं रुक गई। उसकी नज़र दीवार पर लगी उन तस्वीरों पर ठहर गई, जो जैसे वक्त को रोक रही थी। ईशान की बड़ी बड़ी तस्वीरें, कभी किसी लुक में कभी किसी लुक में उसकी अलग अलग तस्वीरें थी। उस रात पार्टी में बॉलीवुड के बड़े चेहरों के साथ हाथ मिलाता हुआ ईशान, तो कभी बच्चों के साथ खाना बांटते हुए। चेहरे पर एक अपनापन, एक स्टारडम, और एक तस्वीर ने तानी को जैसे अंदर से झकझोर दिया। ईशान काले सूट में, उसके पीछे गोल्डन बैकड्रॉप, लाल कारपेट पर चलता हुआ जैसे कोई सुपरस्टार। चारों तरफ कैमरे, और वो तस्वीर जिसमें ईशान के साथ बॉलीवुड की फेमस राइटर थी माधवी मार्या। पार्टी में भले ही मीडिया नहीं बुलाई थी, पर माधवी जी और बाकी लोगों ने ईशान के साथ तस्वीरें जरूर ली थी, जो आज इस दीवार पर लगी ईशान की कामयाबी की गवाही दे रही थी। तानी की आंखें फैल गईं। उसके होंठ थोड़े खुले रह गए। ये ईशान है। उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठी, जिसे वो गरीब, साधारण और यूजलेस समझ बैठी थी। वो तो किसी और ही दुनिया का बादशाह निकला। वो और उन्हें घूरती, तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। तानी ने धीरे से गर्दन मोड़ी, तो सीढ़ियों से उतरता हुआ ईशान सामने था। वो तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसके कदम गूंजते हुए जैसे किसी तूफान का ऐलान कर रहे थे। तानी ने उसे देखा तो देखती रह गई। शाइनी जेट ब्लैक शर्ट, उसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट, जिससे उसकी पर्सनैलिटी और कंधों की चौड़ाई उभर कर आए। उस पर एक डार्क चारकोल ब्लैक 3 पीस सूट, जैसे अमीरी में भी शालीनता हो। चमकदार ब्लैक फॉर्मल शूज, हाथ में एंटिक वॉच, और उंगलियों में एक मिनिमल सिल्वर रिंग। बाल स्लीक स्टाइल में सेट किए गए। दाढ़ी हल्की और क्लीन शेड के बीच में, जो उसे थोड़ा मैच्योर और इंटेंस बनाती है। और परफ्यूम, एक महंगा वुडी मस्की सेंट जो उसकी चाल के साथ लहराए। तानी उसका ये बदला रूप और बदला वक्त देख इस तरह जम गई जैसे उसके पैरों तले जमीन घिसक गई हो। उसने कभी सपनों में भी ईशान को ऐसे नहीं देखा था। तुम ही वो नए हीरो हो। तानी के मुंह से लफ्ज भी बाहर नहीं आ रहे थे, फिर भी उसे ये जानना था कि जिस इंसान को उसने ये सोच कर छोड़ दिया कि वो फेलियर्स अनसुसेस पर्सन है, वहीं उसके सामने आज इतना सक्सेसफुल था कि उसकी नजरें भी उससे सवाल कर रही थी। हाँ, बिल्कुल सही समझा तुमने। मैं वही हूँ जिससे तुम मिलने आई हो, या शायद वो नहीं जिससे तुम कभी मिलना नहीं चाहती।
पर अब मैं नहीं मिलना चाहता तुमसे। तुम्हारी यादों से, तुम्हारे वादों, तुम्हारे साए तक से नफरत है मुझे। तानी अभी भी सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में शर्म और उलझन तैर रही थी। उसने जैसे ही ऊपर देखा, ईशान की आंखें उससे टकराईं। लेकिन इस बार वो आंखें वैसी नहीं थी। ना कोई अपनापन था, ना चाहत, बस एक ठंडा सा तंज। एक ऐसा सन्नाटा जो चीखता हो। तानी, हल्की आवाज में। ईशान, मैं। ईशान, धीरे से, लेकिन नजरें झुकाए बिना। अब तुमसे पाने का मन नहीं करता तानी। क्योंकि अब वो ईशान नहीं रहा जो तुम्हारी बातों में अपना वजूद भूल बैठा था, जो कभी तुम्हारा दीवाना हुआ करता था। अब तुम मेरे लिए कुछ नहीं। ईशान, उसकी आवाज अब थोड़ी भारी हो चली थी, जैसे हर अल्फाज सीधा दिल से निकल रहा हो। वो थोड़ा आगे बढ़ता है, अब उसका लहजा तेज और धारदार हो जाता है। ईशान, मुझे लगा था कि एक दिन तुम समझोगी, पर तुमने तो हमेशा मुझे उस नज़र से देखा जिससे लोग भीख मांगने वालों को देखते हैं। अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, ना प्यार की, ना माफी की। अब तुम मेरी दुनिया में सिर्फ एक सीख हो और उससे ज्यादा कुछ नहीं। तानी की आंखें भर आईं। वो कुछ कहने लगी लेकिन शब्द नहीं निकले। ईशान हल्का सा मुस्कुराता है, पर वो मुस्कान बहुत गहरी चुभती है। अब अगर कभी सामने आ भी गई तो समझ लेना कि अब ये ईशान किसी तानी को नहीं जानता और ना ही कोई तानी उसकी जान है, क्योंकि अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई कोना खाली नहीं बचा। आई कैंट बिलीव इट। मैं नहीं मान सकती तुम इतने अमीर कैसे हुए। तानी, जिसके शब्द नहीं निकल रहे थे, एकदम से सब कुछ बोल बैठी। अमीर तो मैं पहले से ही था तानी, पर तुम्हें नजर नहीं आया। इस दुनिया में वो अमीर नहीं होता जो अच्छे कपड़े पहने या महंगे घरों में रहे, बल्कि असल अमीर वो होता है जो दिल से जीता है, जो चाहे पहनता है, जो चाहे करता है, और हर किसी के लिए दिल में इज्जत और हमदर्दी रखता है। पर तुम नहीं समझोगी, जिस लड़की को अपने अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता हो, वो भला क्या किसी के प्यार को समझेगी। ईशान की इतनी जली करी बातें सुन तानी को भी गुस्सा आ गया। तानी ने जोर से चिल्लाया, ईशान, डू नॉट क्लोज योर लिमिट। कहते हुए उसने अपने हाथ फोल्ड किए और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। हद तो मैंने अभी तक पार की ही नहीं है, वरना जो इंसल्ट तुमने मेरी माँ की करी है, मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। लेकिन मेरी माँ ने मुझे लड़कियों की इज्जत करना सिखाया है, फिर चाहे मेरे सामने तुम जैसी लड़की क्यों ना हो। ईशान भले ही उससे प्यार करता था, लेकिन अपनी माँ की इंसल्ट ने उसे अंदर से हिला दिया था, और सीखा भी कि जो लड़की उसकी माँ से इस तरह बात करे वो उसके लायक हो ही नहीं सकती। मेरे जैसी से तुम्हारा क्या मतलब है? तानी तन बना गई। ईशान उसके पास आया और बोला, वो तुम आराम से जाकर सोचना कि तुम किसी लड़की हो। फिर ईशान तानी के पास आया और बोला, चलो निकलो यहाँ से। कहते हुए उसने तानी को कंधे पर हल्का सा धक्का दिया। तानी अपनी जगह से हिल गई। वो गुस्से में दहाड़ती, इससे पहले ईशान ने दहाड़ दिया, सुना नहीं, गेट आउट ऑफ माई लाइफ। ईशान ने इतने जोर से कहा कि तानी हिल गई। ईशान ने इतना कहकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। तानी और वहां रुककर अपनी ओर इंसल्ट नहीं करना चाहती थी। वो धीमे धीमे कदमों से जाने लगी। भले ही ईशान ने मुड़कर नहीं देखा, पर उसके पैरों की आवाज उसके कानों तक आ रही थी। क्या इनका ये सफर आज यही खत्म होने वाला था? क्या सच में ईशान अब तानी को कभी भी माफ नहीं करेगा? तानी क्या करेगी? अपनी इंसल्ट का बदला लेगी या ईशान को इतनी तरक्की देख उसे वापस पाना चाहेगी? एपिसोड, नया किरदार, नया अहंकार।
ईशान जैसे शांत और सहने वाले किरदार का गुस्सा जब फूटता है तो वो सिर्फ गुस्सा नहीं होता, वो बरसों का दर्द, अपमान और टूटा भरोसा था जो तभी उसने अपनी तानी पर किया था। कमरे में गहराई से सन्नाटा पसरा था। ईशान दरवाजा बंद करते ही दीवार से जा टकराया। उसकी आंखों में न आंसू थे, न कोई शब्द, बस एक तूफान था जो बरसना चाहता था। वो चुपचाप खड़ा था। फिर अचानक उसकी मुट्ठियां भींची, उसकी सांसें तेज हो गई और फिर धड़ाम, उसने सामने की कुर्सी उठाकर दीवार पर दे मारी। एक एक कर चीजें फेंकने लगा। वो गिफ्ट के बॉक्स जो तानी के लिए थे अब फर्श पर बिखरे टुकड़ों में बदल चुके थे। उसने अपना कोट उतारा और बेड पर दे मारा। पास पड़ी कुछ बुक्स गिर गई, जिसमें से एक तस्वीर जमीन पर गिर गई। ये तानी की थी जो ईशान ने संभाल कर रखी थी। उसने अपने सामने की और कहा, जो उसने लिए सब कुछ थी, जिसके लिए वो कुछ भी कर जाता। उसने मेरी माँ को भी नहीं बख्शा। ईशान अब पागलपन की हद तक टूटा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। अब और नहीं सहूंगा, ना किसी का ताना, ना किसी का फरेब। अब जो भी मेरे करीब आएगा उसे मेरी हदें समझनी होंगी। फिर वो जमीन पर बैठा। हाथ थरथरा रहे थे, सांसें तेज चल रही थी और वो गुस्से में कांपते हुए बोला। उसकी नजर अपने ब्रांडेड जूतों पर गई। फिर उसने खुद के हाथों को, कपड़ों को इस तरह देखा जैसे उसे इन सब से नफरत हो रही हो। ईशान धीरे धीरे खुद से, ये महंगे कोट, ये ब्रांडेड शर्ट, जिसे पहनकर मैं खुद को बड़ा समझ बैठा था, आज समझ आया, इनमें सिर्फ कीमत होती है, इज्जत नहीं। उसने गुस्से में अपनी वॉच उतार दी और फिर पैरों से जूते उतारते हुए खुद ही से बोला, अब मुझे किसी तानी से मिलने के लिए दौलत की चादर नहीं चाहिए। अब मैं वही पहनूंगा जो मेरा सच है, क्योंकि इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं, उसकी सोच से होती है। ये दुनिया ब्रांड पर मरती है, असल इंसान तो किसी को दिखाई नहीं देता। पर अब मैं बताऊंगा कि ब्रांड से बड़ा इंसान होता है। कहते हुए वो उठा और खुद को थोड़ा सुकून देने के लिए शॉवर लेने चला गया। ठंडे पानी ने उसके गुस्से पर मरहम जैसा काम किया। वाइट टॉवेल और सैडो बनियान में जैसे ही वो अपने बिस्तर पर जा लेता, उसकी आंखें बंद हो गई और एक सुकून भरी नींद ने उसे घेर लिया। सुबह की धूप खिड़की से छनती हुई उसके चेहरे पर पड़ी। वो उठा और हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई। सुबह की रोशनी जैसे उसके दिल तक उतर आई थी। ईशान की आंखें खुली। ना कोई बेचैनी, ना कोई भारीपन, बल्कि एक अजीब सी राहत जो उसके चेहरे पर चमक बनकर उभर आई थी। वो बिस्तर से उठा, धीरे धीरे चलकर आईने के सामने पहुंचा। आईने में उसे कोई टूटा इंसान नहीं दिखा, बल्कि एक नया इंसान, जिसने खुद को पा लिया था, एक झूठे रिश्ते को खोकर। उसने खुद से कहा, जो हर रोज मेरी रूह को तोड़ता रहा, वो प्यार नहीं था, बस एक आदत थी। और आज मैं उस आदत से आजाद हूं। ईशान ने अपनी शर्ट की बाजू ऊपर की, चेहरे पर पानी मारा और तौलिया से पोंछते हुए खुद में एक नई ऊर्जा महसूस की। फिर सीढ़ियां उतरकर नीचे आया, जहां उसकी मां शिवानी खड़ी थी। ईशान ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, अब मैं ठीक हूं, मां। शिवानी भी उसकी आंखों में आई वो ठहराव देखकर समझ गई, अब उनका बेटा टूटेगा नहीं, बल्कि चलेगा अपने रास्ते पर। दोनों ने साथ में नाश्ता किया।
ईशान ने माँ के हाथ का बना पराठा खाते हुए कहा, वाह माँ, मज़ा आ गया। थोड़ी ही देर बाद उसकी कार ऑफिस के बाहर आकर रुकी। आज स्टूडियो नहीं जाना था, ऑफिस में ही कुछ काम था जिसकी वजह से वो डायरेक्ट ऑफिस आ गया था। है अरमान? उसने अरमान को जाते हुए देखा तो रोक कर पूछने लगा, क्या हाल है मेरे दोस्त? अरमान को कुछ समझ नहीं आया, वो उसे हैरानी से देखने लगा। जी सर, आई एम फाइन। अच्छा एक बात बोलूं, तुम सच में डिटेक्टिव हो क्या? उसके कंधों पर हाथ रखते हुए वो चलने लगा। जी सर, क्यों आपको शक है क्या? अरमान टेंशन में आकर बोला। अरे नहीं। अच्छा तो मिला कुछ तुम्हें इस ऑफिस से? ईशान के चेहरे पर स्माइल थी जो उसे और हैंडसम बना रही थी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी ईशान की नज़र सामने से आती हुई जोया पर गई जो कुछ परेशान लग रही थी। इसे क्या हुआ? ईशान ने मन में सोचा और फिर अरमान से बोला, तुम मेरे केबिन में जाओ, मैं आता हूँ। कहते हुए वो जोया की ओर निकल पड़ा। यहाँ क्या कर रही हो? जोया, जो काफी देर से अपने बॉस की तलाश में निकली पड़ी थी, पर वो अभी तक उससे मिली ही नहीं, और मिलती भी कैसे जिसे वो ढूंढ रही थी, वो खुद उसके सामने जो खड़ा था, और बड़े ही अच्छे मूड में। अरे वो मुझे अपने पेपर पर शाइन करवाने हैं, पर बॉस ही कहीं नहीं मिल रहे, थक गई मैं। जोया ने कंधे झुकाते हुए सर नीचे कर लिया। माधवी जी का इतना बड़ा ऑफिस जो था कि हर कोई नया आने वाला बंदा थक ही जाए। ईशान हंसी रोकते हुए, चलो जोया, आज आपके बॉस से मिलवाते हैं। जोया उत्साहित होकर, क्या आप मुझे मेरे बॉस से मिलवा सकते हो? ईशान मुस्कराते हुए, अपने ड्राइवर के रूप में, अरे बिल्कुल, मेरे बॉस से मिलवाना तो मेरा काम है, पर एक बात कहूँ, वो थोड़ा अजीब है। बड़े खतरनाक हैं वैसे। जोया चौंकी। जोया डरी हुई फुसफुसाहट में, खतरनाक? सर प्लीज आप भी साथ चलिए। ईशान हंसी रोकते हुए, बिल्कुल, लेकिन वो थोड़ा, कहते हैं ना, थोड़ा बिजी रहता है। पर तुम चिंता मत करो, मैं साथ हूं ना, बस। ईशान सिर हिलाते हुए उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसे एक शानदार केबिन के सामने रोकता है और धीरे से दरवाजा खोलता है। ईशान और जोया एक बड़े ऑफिस के हॉल में दाखिल होते हैं, जहां अरमान पहले से बैठा हुआ। जोया पूरी तरह से उत्साहित है, जबकि ईशान चुपके से अरमान को इशारा करता है। ये है तुम्हारा बॉस, जोया। जोया अरमान के पास जाती है और उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर देखती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित है। ईशान मुस्कुराते हुए दिलचस्पी से उसके कान के पास आके कहता है, देखो जोया, मेरा बॉस हमेशा थोड़ा इंट्रोवर्ट रहता है, पर जब वो जो भी कहे बस हाँ में जवाब देना। हम जोया भी थोड़ी डरी सहमी आवाज में सर हिलाती है। जोया सच में चौंकी हुई, आप मेरे बॉस हो? अरमान अभी भी असमंजस में, लेकिन ईशान का इशारा समझते हुए, क्यों तुम्हें कोई शक? क्या तुम मेरी न्यू असिस्टेंट हो? जोया थोड़ी डरी हुई, लेकिन ईशान ने उसे हाँ कहने को कहा था। हाँ सर। अच्छा तो तुम रोज टाइम पर आती हो? हाँ सर। और जल्दी जाती हो? जोया फिर से हाँ सर, पर अगले ही पल नहीं सर। उसके पीछे खड़ा ईशान अपनी हंसी दबाने लगा। अरमान को भी हंसी आ रही थी तो उसने कहा, तो तुम मेरे लिए कॉफी लाओगी? जोया झट से बोली, हाँ सर, आई मीन जी सर। उसके जाते ही ईशान और अरमान एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और दोनों की हंसी फूट पड़ती है। ईशान हंसते हंसते पेट पकड़ लेता है। अरमान भी अपनी स्क्रिप्ट फेंक कर सोफे पर गिर पड़ता है। फिर वो दोबारा एक्टिंग करते हुए मजे लेता है।
अरमान एकदम हीरो स्टाइल में, चश्मा लगाए, एक स्क्रिप्ट पढ़ते हुए। तभी ईशान अरमान के रंग तंग देख के मजाक में कहता है, बस बस गई वो। अरमान भी अब मजे में था, पर हुआ क्या ये तो कहे। ईशान गेट पकड़े बोलता है, बाद में बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं ना कहूं कुछ मत करना। लास्ट लाइन वो इतने मजे में बोली कि अरमान को दोबारा हंसी आ जाती है। ईशान तुरंत बाहर आकर अपनी नजरें दौड़ता है, तभी उसे कुछ दूरी पर जोया जाती नजर आती है। वो पीछे से आवाज लगाता है, जोया रुको। फिर उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ? ये हीरो है। माधवी जी ने क्या सोच के इसे हीरो रखा? क्यों? मतलब? जोया फिर कुछ सोचती हुई बोली। हाँ ठीक है, हैंडसम है, लेकिन उसका स्टाइल थोड़ा कूल और चिल वाला है। फिर जोया की नज़र ईशान पर गई, उसने ईशान को ऊपर से नीचे देखा। ईशान हैरानी में, क्या देख रही हो? हम। जोया ने कुछ नहीं कहा, फिर अगले पल सोचती हुई बोली, उससे सही तो मुझे तुम लग रहे हो। ईशान ने हैरानी से कहा, मैं? जोया ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, हाँ तुम। अब देखो, हैंडसम भी हो, बॉडी सोडी भी ठीक है। अगर अच्छे कपड़े पहन लो और सही से रहो तो कोई नहीं कह सकता कि तुम हीरो हो या हीरो के ड्राइवर। कहते हुए वो हंसने लगी। ईशान उसे हंसते हुए देखने लगा। किसी ने पहली बार उसकी पहचान जाने बिना ही उसे हीरो कह दिया था। वाकई किसी इंसान को जानने के लिए आंखों की नहीं, सच्चे दिल की जरूरत होती है। जोया ने उसे खामोश देखकर पूछा, क्या हुआ? अरे तुम्हें याद नहीं? कैसे तुमने मुझे निशा से बचाया था? भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि कोई हीरो अपनी हीरोइन को किसी बुरी लड़की से बचा रहा है। हाय, मजा आ गया। अब की बार जोया की बातें इतनी चटपटी थी कि दोनों ही हंसने लगे। फिर दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ गए। अच्छा तुम कुछ बदले लग रहे हो, क्या बात है? ईशान ने कहा, हर रोज किसी के प्यार में मरते रहना उस एक दिन से 1000 गुना बेहतर है। जब तुम खुद के लिए जीना शुरू करो। वो मुस्कराया। आज पहली बार ये मुस्कान दिल से निकली थी। वाह, तो जनाब शायरी भी कर लेते हैं। यहाँ ईशान अपनी जिंदगी में खुश था, वहीं दूसरी तरफ यश के दिमाग में हलचल मची हुई थी। उसे अभी भी अपनी बेइज्जती याद थी जो उसके घरवालों के सामने हुई थी। वो अपने दिमाग पर जोर डालकर ये जानने की कोशिश में लगा हुआ था कि आखिर कपिल भाई को किसने बुलाया और ईशान को कैसे पता चला। वो तो उस पार्टी में था ही नहीं। फिर भी जैसे सब जानता है। क्या क्या उसने जासूसी करवाई या तानी ने सब बता दिया? वो अब खुद से लड़ रहा था। अगर तानी ने बताया होता तो उस समय चीख चीख कर सबको सच बता देती, पर उसने तो कुछ नहीं कहा। वो तो बस चुपचाप बैठी रही। यश को अचानक ईशान का चेहरा याद आने लगा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरी समझदारी थी। वो देख रहा था सबको, जैसे वो पहले से जानता था कि क्या होने वाला है। उसे कपिल की बात भी याद आई कि उस नए हीरो के लिए असिस्टेंट रखा गया है, जो शायद यश को ईशान लग रहा था। कहीं ईशान ने तो नहीं? यश ने धीमी आवाज में कहा। यश फिर से सोचता है, ये नया हीरो, ये सिर्फ कैमरे का बंदा नहीं है, ये कुछ और है। इसे मेरे और कपिल के बीच की बातें कैसे पता है? क्या वो सब कुछ जान चुका है? और अगर जानता है, तो अगला कदम क्या होगा? अब क्या होगा आगे? क्या करने वाला था यश? क्या वो ईशान के इस बदले रूप का पता लगाने वाला था? अगर हाँ, तो क्या उसे ईशान के सच का पता चल जाएगा? क्या जोया ही वो लड़की थी शिवानी ने जिसकी मन्नत के धागे बांधे थे?
अगर हाँ तो जोया को कब पता चलेगा कि ईशान ही उसका बॉस है? तब उसके क्या रिएक्शन होंगे? एपिसोड मफियाओं का हमला। यश के दिमाग में बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि ईशान अब क्या कर रहा है और उसे यश की हर हरकत का पता कैसे चल जाता है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसकी सोच में भंग डालने उसके पिता यानी राजेश जी टपक पड़े। ओए कमबख्त, इधर आ। यश चिढ़ते हुए उनके पास गया और बोला, अब आपको क्या चाहिए? जवाब, राजेश जी ने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा, तेरी जमानत कैसे हुई? हाँ, कल यश जेल से छूटा था और थका हारा था, इसलिए उन्होंने कल कुछ नहीं पूछा, पर अब उन्हें भी जानना था कि कलावती जो कह रही थी कि किस तरह ईशान ने बेल करवाई, उन्हें यकीन नहीं आया, इसलिए वो तुरंत यश के पास आ गए। पर यश का मूड कुछ कहने सुनने को नहीं था। मैं अभी भी थका हुआ हूँ, बाद में बात करते हैं, कहते हुए वो वहां से जाने लगा। तभी राजेश जी ने उसका कॉलर पकड़कर पीछे खींचा। ओए रुक, बात के बच्चे, 2 दिन में जेल वालों ने तुझसे पहाड़ नहीं तुड़वा लिए? चल बता, कहते हुए वो सोफे पर आकर बैठ गए, जैसे उन्हें सब कुछ तफसील से सुनने की जल्दी हो। यश भी अचता पछता के अपने पिता के संग बैठ गया। आखिर उनके घर में उनके सामने किसी और की चल सकती थी। यश उन्हें पुलिस स्टेशन का सारा वाकया बताने लगा और साथ ही उसकी असल पहचान भी कि ईशान अब उस नए हीरो का असिस्टेंट है, जिसे सुनकर राजेश जी के चेहरे के रिएक्शन ही बदल गए। अब उन्हें समझ आया कि कपिल ने अपनी कंप्लेंट वापस क्यों ले ली। यहाँ यश अपनी गुत्थी में फिर उलझ गया, जबकि राजेश जी के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। ईशान अपनों के लिए एक मोटी आसामी की तरह बन गया था, जिसे वो अब किसी भी हाल में छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने कुछ ही पल में ये सोच लिया कि ईशान को किसी भी तरह इस घर में वापस लाना है, और इसके लिए उन्होंने भी एक नया जाल बुनना शुरू कर दिया। यहाँ ईशान ऑफिस से घर आ चुका था, शाम का वक्त था। वो अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठकर आराम से चाय के मजे ले रहा था, तभी उसकी शांति को भी किसी ने भंग कर दिया। लिविंग रूम से किसी की आवाज आने लगी। ईशान बाहर आया तो उसके सामने जोया थी। वो उसे और जोया उसे देखने लगी, पर वो कुछ कहता जोया बोल पड़ी, अरे वो बातों बातों में पेपर पर साइन करवाना भूल गई सा कहा है, और तुम क्या उनके साथ रहते हो? ईशान फिर कुछ कहता के पीछे से आवाज आई, कौन है बेटा? ये आवाज शिवानी की थी। वो ये सोचने लगा कि पहले किसे जवाब दे, पर जोया ने उसके कुछ कहने का वेट भी नहीं किया और अंदर जाने लगी। कहाँ है सर? ईशान को लग रहा था कि अब उसका ये मजाक भारी पड़ने वाला है। ईशान ने बढ़कर जोया को रोकते हुए कहा, वो अपने रूम में आराम कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम आई हो, तब तक तुम यहाँ वेट करो। कहते हुए उसने सोफे की तरफ इशारा कर उसे बैठने को कहा। जोय ने भी हाँ में सर हिला दिया। फिर ईशान ने एक गहरी सांस ली और अंदर अपनी माँ को जवाब देने चला गया। हाँ माँ, वो मेरे ऑफिस से कोई आया है कुछ पेपर के सिलसिले में, आप यही रहे, मैं बस आता हूँ। ईशान वो पेपर लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ जोया का फोन बजा। उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ निशा थी। कहाँ हो तुम? जोया ने हैरानी से जवाब दिया, मैं सर के घर आई हूँ। निशा ने एविल स्माइल के साथ कुछ सोचते हुए पूछा, अच्छा तो वो इस वक्त घर पर ही है? जोया कुछ समझी नहीं, बस उसने मासूमियत के साथ हाके दिया। कुछ देर ऐसे ही इंतजार करने के बाद भी जब ईशान नहीं आया तो जोया ने अंदर जाना ठीक समझा। ईशान अपने कमरे की तरफ जा रहा था और ये सोच रहा था कि जोया से क्या कहे। लाइट हल्की जल रही है। सामने टेबल पर किताबें बिखरी हैं। खिड़की से हल्की हवा अंदर आ रही है। माहौल शांत है, पर किसी तूफान से पहले। नीचे शिवानी ड्राइंग रूम में बैठी थी। उन्हें जोया की हल्की आवाज आ रही थी।
जो लिविंग एरिया में ईशान का वेट कर रही थी। पर उससे रहा नहीं गया तो वो अंदर जाने लगी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। जैसे ही वो अंदर जाने लगी, एक जोर की आवाज हुई जिसने सबको हिला दिया। ये आवाजें रुकी नहीं, बल्कि एक के बाद एक होने लगी। ये गलियों का शोर था जो कांच की खिड़कियों को चीरते हुए घर में तूफान की तरह दाखिल हो रहा था। घर के बाहर माफिया के लोग थे जिन्होंने हमला कर दिया था, और घर के अंदर जोया, ईशान और शिवानी थे। टट 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 गोलियों की बौछार बाहर से शुरू हो जाती है। खिड़की के शीशे चकनाचूर हो जाते हैं। दरवाजे की लकड़ी में छेद होने लगा। माँ चीखती है नीचे से, ईशान, बेटा, संभल के। ईशान झट से जमीन पर लेट जाता है। उसकी आंखें बिजली की तरह तेज हो जाती हैं। वह तुरंत दीवार के सहारे लुढ़कते हुए कमरे के कोने में पहुंचता है। बाहर गाड़ियों के टायर घिसने की आवाजें आती हैं। हमला जारी है। किसी ने कहा, हमला करते रहो, कोई रुकना नहीं चाहिए, वरना उसकी सांसें रोक देंगे। ईशान दीवार के पीछे से सिर उठाता है, खिड़की से देखता है। काले कपड़ों में कुछ हथियारबंद लोग बाहर खड़े हैं, बंदूकें लिए हुए। ईशान अपने आप से बड़बड़ाते हुए, कौन है ये लोग? कहीं कहीं ये माफिया के आदमी तो नहीं? किसी ने मुझे खत्म करने के लिए। वो जैसे तैसे अपने रूम तक पहुंचा और जल्दी से अपनी अलमारी के नीचे छुपा छोटा सा सेफ खोलता है। अंदर से एक पिस्टल निकालता है। ठीक है, तो मैं भी तैयार हूँ। यहाँ जोया, जो अपने फोन को पकड़े हुए खड़ी थी, हैरान परेशान। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे, कौन था इसके पीछे। क्या इसके पीछे निशा का हाथ था, या मालिक का, जो ईशान के पिता का पुराना दुश्मन था और उस पर नजर रखे हुए था। पर अगर ये मालिक के आदमी थे तो निशा ने जोया को कॉल क्यों की थी? आखिर क्या जानना चाहती थी वो? जो भी था, जोया ने पहले फोन जेब में रखा और खुद को बचाते हुए अंदर की तरफ जाने लगी, जहां शिवानी घबराई सहमी सी थी और ईशान अपने रूम से उन लोगों का सामना कर रहा था। अब कैसे सामना करेगा ईशान इन माफियाओं का? क्या जोया ईशान का साथ देगी, या वो भी डर के बैठ जाएगी? क्या माफिया ईशान को लेने आए थे? इस हमले की खबर कैसे पहुंचेगी माधवी जी तक? एपिसोड अटैक इन्वेस्टिगेशन। माँ सीढ़ियों के पास से ऊपर की तरफ आ रही थी। ईशान चिल्लाकर माँ से, माँ, बाहर मत आना, अंदर जाओ। ईशान सांस रोककर खिड़की के पास आता है, दीवार के पीछे छुपा, फायरिंग का जवाब देने की तैयारी में। बाहर से एक और गोली चलती है। धान्य। एक गमला टूटकर गिरता है। ईशान फुर्ती से खिड़की के किनारे से सिर निकालता है और एक फायर कर देता है। धान्य। बाहर हलचल मच जाती है। गुंडा एक चीखता है, सावधान, इसके पास भी हथियार है। यहाँ शिवानी अंदर से आती हुई कहती है, माँ, रोते हुए, क्या हो रहा है ये सब? बेटा, किस दुश्मनी में पड़ गया तू? ईशान उन्हें बाहर आता देख घबरा जाता है। अभी भी माफिया घर को घेरे हुए थे। वो कब कहां से फायरिंग कर दे कुछ नहीं पता। ईशान चाहता तो था कि वो अपनी माँ के पास जाकर उन्हें संभाले, पर वो अपनी जगह छोड़कर नहीं जा सकता था। ऐसे में वो अपनी माँ को पीछे जाने का कहता है, पर शिवानी का दिल अपने बेटे को छोड़कर जाने को नहीं होता। तभी एक फायरिंग शिवानी की तरफ होती है, जिसे देख ईशान का कलेजा छल्ली हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, मां। फिर उसकी आंखों को एक ठंडक का एहसास होता है। जोया टाइम पर आकर शिवानी को धक्का दे नीचे खींच लेती है। जोया धीरे से, घबराए हुए, आंटी, आप ठीक हैं? मां उसे नहीं पहचानती हैं,
जोया उनकी घबराहट को दूर करने के लिए कहती है, मैं ईशान के साथ ही ऑफिस में काम करती हूँ। माँ उसे देखकर फूट पड़ती है। माँ कांपती आवाज में, बेटी देखो क्या हो गया हमारे घर को। डोट जोया उन्हें अच्छे से संभालती है। यहाँ ईशान एक गहरी सांस लेता है और मन में ही जोया का शुक्रिया अदा करता है। जोया की नज़र ईशान पर जाती है, जो उसे ही देख रहा था। दोनों ही आंखों से इशारा कर एक दूसरे को ठीक रहने की हिम्मत देते हैं। फिर ईशान दोबारा अपनी जगह संभालते हुए 2-3 फायर और कर देता है, जिससे बाहर शांति छह जाती है। ईशान को लगता है कि अब वो लोग रुक गए कि तभी अचानक ईशान जैसे ही बाहर की तरफ निकल ही रहा था, एकदम से अचानक तट एक साथ तेज गोली चलने की आवाज बाहर से गूंजती है। खिड़की के शीशे टूटते हैं, दरवाजा थरथरा उठता है। जोया कांपती आवाज में, आंटी झुकी रहिए, बस थोड़ी देर और। ईशान बिजली की तरह उठता है। उसकी गन में गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। अब वो बिन हथियार के कुछ नहीं कर सकता था। वो अपने रूम की तरफ फोन लेने के लिए जाने की कोशिश करता है। उसकी नज़र एक सेकंड के लिए जोया पर टिकती है, जो खुद डरी हुई है, पर फिर भी माँ को बचाने में लगी है। ईशान की आंखों में एक अजीब चमक आती है। पहली बार उसे किसी और की फिक्र करते देखना उसे अच्छा लगता है। गोलियों की आवाज फिर आती है। ईशान दबी आवाज में, जोया माँ को लेकर किचन के पीछे वाले कमरे में जाओ अभी। जोया बिना सवाल किए माँ का हाथ पकड़ती है और उसे झुकाते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाती है। यहाँ ईशान अपने रूम में पहुंचकर नीरज जी को खबर कर देता है और खिड़की से बाहर का नजारा देखता है। कुछ सेकंड सन्नाटा छा जाता है। फिर गाड़ियां स्पीड में वापस मुड़ती हैं। गुंडे अब अपना काम पूरा कर जा रहे हैं। उन्हें इतना ही ऑर्डर मिला था कि वो ईशान के घर इतनी फायरिंग करे कि उसकी रूह कांप जाए। ईशान अपनी पीठ थपथपाते हुए सोचता है, अब उसे जवाब देना ही पड़ेगा। जोया धीरे से सुकून देती आवाज में, कुछ नहीं होगा आंटी, मैं हूं ना आपके साथ। बस गहरी सांस लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो माँ के चेहरे से आंसू पोंछती है, उनके लिए पानी लाती है। ईशान कुछ देर और फुंकारता खड़ा रहता है, फिर माँ के पास भागता है। माँ कांपती हुई उसे गले लगा लेती है। बाहर से फिर गाड़ियों की आवाज आती है। ईशान खिड़की से झांक कर देखता है तो माधवी जी अपनी टीम के साथ बड़ी तेजी से वहां पहुंच गई थी। लेकिन जैसे पुलिस वक्त पर नहीं आती, वही हाल इनका भी था। ईशान का घर फायरिंग के बाद का माहौल काफी गंभीर था। घर का दरवाजा टूटा पड़ा है, चारों तरफ गोलियों के निशान हैं। माहौल भारी है। माँ अभी भी सहमी हुई है, आंखों में आंसू हैं। रात का अंधेरा घना था। ईशान का घर अभी भी हमले के बाद बिखरा पड़ा था। फर्नीचर टूटा हुआ और खामोशी में डूबा, हर कोना जैसे चीख चीख कर हमला बयां कर रहा था। तभी बाहर सड़क पर काले रंग की कई बड़ी गाड़ियां और आकर रुकती हैं। गाड़ियों से पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम उतरती है। फिर उनके सामने माधवी जी खड़ी है, जो उन्हें ऑर्डर देकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाती है। माधवी जी की एंट्री। माधवी जी तेज कदमों से आगे बढ़ती हैं। उनके पीछे उनके भरोसेमंद सिक्योरिटी गार्ड्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं। चमकती सफेद साड़ी, स्ट्रेट बाल और चेहरे पर जबरदस्त सख्ती। उनकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों झलक रहे थे। उनका रौब ऐसा कि सारा इलाका सन्नाटे में आ गया। रिएक्शन। घर के अंदर कदम रखते ही माधवी जी चारों तरफ नजर दौड़ाती हैं। टूटी दीवारें, फर्श पर बिखरा कांच
और गोलियों के निशान देखकर उनका चेहरा और ज्यादा सख्त हो जाता है। उनके नथुने गुस्से से फूलने लगते हैं। गार्ड्स अफसर से सख्त लहजे में कहती हैं, ये कैसी सिक्योरिटी थी? कौन आया था यहाँ? कैसे आया? नीरज जी थोड़ा घबराते हुए जवाब देते हैं, लेकिन माधवी जी बीच में ही काट देती हैं। मुझे जवाब नहीं चाहिए, नतीजा चाहिए। 24 घंटे के अंदर वो हर आदमी चाहिए जिसने ये हमला किया है। वो अपने सिक्योरिटी चीफ को बुलाकर हुक्म देती हैं। बाहर इन्वेस्टिगेशन टीम हर जगह छानबीन कर रही थी। टूटे हुए खिड़कियों के पास बिखरे फर्श पर पड़े कारतूसों को सावधानी से उठा रही थी। माधवी जी अपने हाथ पीछे बांधे एक एक चीज को तेज नजर से देखती हुई चल रही थी। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, जैसे वो हर चीज से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हों। तभी उनकी नजर दीवार के एक कोने पर जाती है। वहां गोलियों से दीवार पर उन लोगों ने एक खास निशान बना दिया था। निशान क्या था? दीवार पर एक ईगल, जिस पर तीर का चिन्ह बना था। लेकिन ये आम ईगल नहीं था। ये तीर दो भागों में बंटा हुआ था और उसके ऊपर छोटे अक्षरों में एक शब्द लिखा था, कालसांग। कालसांग मुंबई के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड माफिया गिरोह का सिग्नेचर था। जहां भी यह निशान बनता था, वहां सिर्फ तबाही और खौफ छोड़कर जाते थे। यह उनका अंदाज था, डर का साया बनकर छा जाने का। माधवी जी का रिएक्शन। उनकी आंखें उस ईगल और कालसांग शब्द पर अटक जाती हैं। एक सेकंड को उनकी सांस भारी हो जाती है। चेहरा और भी सख्त पड़ जाता है। उनके मन में जैसे सब कुछ साफ हो जाता है। अब कोई शक नहीं बचा था। वो धीमे से अपने सिक्योरिटी चीफ को इशारा करती हैं और कहती हैं, अब खेल खुल चुका है। इसे मिटाओ मत। इसे सबूत बनाओ। इस बार में भी इन्हें जाने नहीं दूंगी। भले ही माफिया खतरनाक थे और हर किसी को डराते थे, लेकिन माधवी जी भी किसी से डरने वाली नहीं थी। फिर पुलिस चीफ को तेज आवाज में आदेश देती हैं, इसका साया और नाम अब इस घर तक पहुंचा है। इसका मतलब जंग शुरू हो चुकी है। अब एक भी गलती की जगह नहीं है। पूरा माहौल एकदम तनाव भरा हो जाता है। माधवी की क्या पहले से इनकी दुश्मनी थी? क्या उन्हें हीरो जिसे मार दिया गया था उसका माफिया से ही कोई ताल्लुक था? यहाँ जैसे हर कोई समझ गया हो कि ये अब आम दुश्मनी नहीं, एक बड़ा संग्राम है। ईशान के घर पर हुआ हमला अब सिर्फ एक वारदात नहीं थी, यह ऐलान था, एक जंग की दस्तक। नीरज जी माधवी जी के पास आते हैं। माधवी जी गुस्से से कहती हैं, ईशान की लोकेशन आपके अलावा और कोई भी नहीं जानता था। नीरज जी, फिर माफियाओं को इस लोकेशन के बारे में कैसे पता चला? निशा भी वहां पहुंच जाती है। आखिर ये अब उसका ही तो किया धरा था, फिर वो इस सीन को कैसे मिस कर सकती थी? पर वो नहीं जानती थी कि उसकी आज की ईशान से दुश्मनी ने बरसों पहले के दुश्मन को जगह दिया था। वो तो अपनी नजरें घर के गार्डन में चारों तरफ दौड़ा कर खुश हो रही थी। उस इलाज रहा था कि जैसा वो चाहती थी ठीक वैसा ही हुआ था। उसे लगा था कि अब ईशान का पत्ता उसकी लाइफ से साफ हो चुका है। तभी माधवी जी कहती है, ईशान अपनी माँ के साथ अंदर है, मैं बाद में बात करूंगी उससे। पहले आप ये पता लगाएं कि इस लोकेशन के बारे में किसने मुखबरी की है। निशा ईशान का सुन हैरान रह गई। उसके दिल में ख्याल आया, क्या ये अभी भी यही रहेगा? उसे अपना प्लेन फेल होता नजर आया। उसे लगा कि इस हमले के बाद शायद वो भी डर कर मुंबई से चला जाएगा और फिर कभी इस शहर का नाम नहीं लेगा। लेकिन उस क्या पता था कि ईशान के खून में भागना नहीं है। यहाँ अंदर अभी भी जोया शिवानी के पास बैठी उन्हें दिलासा देती है।
थोड़ी दूर पर खड़ा ईशान चुपचाप ये सब देख रहा है। उसकी पिस्तौल अब उसकी कमर पर लटक रही है। चेहरे पर हल्का सा थका हुआ गुस्सा भी है और अब एक अजीब सी नरमी भी। जोया को माँ का ख्याल रखते हुए देखकर उसके दिल में कुछ हलचल होती है। जोया की नजरें झुकी हुई हैं। उसमें कोई बनावटीपन नहीं है, सिर्फ सच्ची इंसानियत। ईशान अपने मन में सोचता है, आंखें हल्की सी सिकुड़ते हुए, ये लड़की बाकी सब से अलग क्यों है? माँ अब थोड़ा संभलती हैं। जोया उनके कंधे पर हाथ रखती है। जोया मुस्कुराते हुए हौसला देती है, आंटी डरिए मत। जब मैं आपके साथ हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ईशान अब भी चुप है, उसकी मुट्ठी धीमे से ढीली पड़ती है। पहली बार फायरिंग और खून के बीच उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। जोया की मौजूदगी से माधवी बाहर का दौरा कर अब अंदर दाखिल होती है। वो सीधे ईशान की तरफ आ ही रही थी कि तभी उनकी नज़र जोया पर जाती है। वो झट से पूछती है, ये कौन है? उनकी आंखों में जोया के लिए शक साफ नजर आता है। पीछे से नीरज जी कान के पास आकर कहते हैं, मैडम ये जोया है, ईशान की पर्सनल असिस्टेंट। उनके जवाब पर जोया हल्की सी स्माइल कर देती है, पर माधवी जी इसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रही होती है जैसे जोया कोई क्रिमिनल हो। ईशान माधवी जी का गुस्सा अच्छे से जानता था, इसलिए जोया को उनके गुस्से से बचाने के लिए वो जोया से कहता है, तुम माँ को लेकर अंदर जाओ। जोया हाँ में सह हिलती है। रुको। माधवी जी उसे पीछे से रोककर अपने बंदे से शिवानी को रूम में ले जाने को कहती है और जोया के सामने आंखों में आंखें डालकर पूछती हैं, तुमने इस जगह के बारे में किसने बताया? जोया चुप रहती हैं। माधवी जी फिर सवाल करती है, और तुमने किसी और को भी बताया था इस जगह के बारे में? हम अब क्या होगा आगे? क्या ईशान माधवी जी के गुस्से से बचा लेगा जोया को? क्या जोया निशा का सच बता देगी? क्या निशा जोया की बातों को झूठा साबित करने में कामयाब हो पाएगी? क्या करेगी निशा? क्या अब वो कोई नई चाल चलने वाली थी? माधवी जी इस केस को किस तरह सॉल्व करेगी? ईशान अब माफिया से कैसे लेगा इस हमले का बदला? जानने के लिए सुनना जारी रखें। एपिसोड खामोश सच। घर का माहौल गर्म था। माधवी जी की शक की नज़र अब जोया पर थी और वो उससे सवाल कर रही थी। उन्हें जोया से इस तरह सवाल करता देख ईशान तुरंत ही उनके सामने आ जाता है और कहता है, आप भी ना। माधवी जी ये कैसे बताएगी किसी को? ये तो बस। माधवी जी उसकी बात बीच में ही काट कर कहती है, लेट मी टॉक। यहाँ जोया की घबराहट बढ़ जाती है। माधवी जी का सवाल सुनकर उसे याद आने लगता है कि उसे हमले से पहले निशा की कॉल आई थी और उसने निशा के हर बात का जवाब दे दिया था। उसे समझ आ जाता है कि ये सब निशा ने करवाया है, शायद अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। लेकिन अभी तो वो कुछ कहने के हालत में ही नहीं थी। पहले वो हमला जिसने जोया को पूरी तरह से हिला दिया था, फिर ये सब सोच सोच करके अगर वो निशा को ये सब ना बताती तो शायद अभी जो कुछ हुआ वो नहीं होता। जोया बहुत मासूम दिल की थी, इसलिए खुद को ही इसका जिम्मेदार मान रही थी। उसकी आंखें भर आई थी और गला भारी हो गया था। पर माधवी जी स्ट्रांग माइंड की थी। वो बिना जवाब लिए उसे छोड़ने वाली नहीं थी। बताओ, तुमने किसी को बताया था, किसी से बात की थी? जोया की खामोशी देख माधवी जी समझ गई थी। उन्होंने तीखे और शक भरे अंदाज में सीधा पूछा, किसने भेजा है तुम्हें? हाँ, किसके लिए काम करती हो तुम? ये सुनकर जोया की आंखें बड़ी हो गई और उसमें से आंसू की मोटी मोटी बूंदें उसके कपड़ों पर गिरने लगी। ईशान से ये सब देख नहीं पाया। वो तुरंत जोया के सामने उसे माधवी जी के गुस्से से आड़ करके खड़ा हो गया।
उसे ये करता देख माधवी जी ने कहा, ईशान ये किसी के लिए काम कर रही है, मेरे लिए काम करती है ये। तभी ईशान ने तुरंत जवाब दिया, मेरी असिस्टेंट है जोया। ये सुन भले माधवी जी हैरान नहीं हुई हो, पर जोया को जैसे किसी बिजली का शॉक लगा था। ईशान की सच्चाई जो उसके सामने आ गई थी। उसका बॉस और कोई नहीं बल्कि ईशान था, जिसे वो ड्राइवर समझने की गलती कर बैठी थी। उसकी आंख से एक आंसू स्लो मोशन में झलका और उसके मुंह से हैरानी से निकला, क्या? वो एक से आगे कुछ ना बोली, बस एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था, उलझन थी और साथ ही खुद को बेगुनाह साबित करने की बेचैनी भी। माधवी जी उसके पास आईं, आंखों में सख्ती और आवाज में वही तेज धार जो अपराधियों को कांपने पर मजबूर कर दे। तुम यहाँ क्या कर रही थी? जोया कुछ कहने ही वाली थी, तभी ईशान फिर सामने आ गया, बिल्कुल उनके और जोया के बीच। आंखों में ठहराव पर आवाज में दम। वो यहाँ मेरे कहने पर आई थी और वैसे भी ये मेरी असिस्टेंट है। ये सुन जोया हैरान रह गई। पहले ही वो एक सच से कम हैरान नहीं थी कि ये सब निशा ने करवाया है, और वो भी उसकी हेल्प से। पर जिस वक्त निशा ने उससे लोकेशन के बारे में पूछा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि निशा इतना कुछ भी कर सकती है। वो ये सोचकर परेशान तो पहले से ही हो रही थी कि अब ईशान की पहचान ने उसे हैरान भी कर दिया था। जिसे वो अभी तक एक ड्राइवर मान रही थी, असल में वही उसका बॉस था। और जोया ने ना जाने उससे कितनी बार बदतमीजी कर ली थी और धोखे धोखे में ना जाने उससे क्या कह दिया था। अब उसे खुद पर गुस्सा और निशा के कारण डर दोनों एक साथ हो रहा था। माधवी जी ने उसकी तरफ देखा। मैंने तुमसे नहीं पूछा ईशान, मैं उससे बात कर रही थी। ईशान एक कदम और आगे बढ़ा और मैंने जवाब दे दिया, जोया यहाँ मेरी इजाजत से थी और अब उससे कोई सवाल नहीं होगा। माधवी जी कुछ पल के लिए चुप रहीं। उनकी नजरें ईशान पर टिकी थीं, जैसे परख रही हों। तुम्हें अंदाजा है न कि किससे उलझ रहे हो? ईशान हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर किसी बेगुनाह को बचाने के लिए मुझे पूरी दुनिया से उलझना पड़े तो हाँ, मुझे अंदाजा है। अब की बार माधवी जी ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि ईशान का नेचर कैसा है। वो अगर कह रहा है तो जरूर जोया बेगुनाह हो, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए जोया की डिटेल्स चेक करना तो बनता था। उन्होंने नीरज जी से पूछा, इस लड़की को हायर किसने किया था? नीरज जी ने धीमे लहजे में कहा, मैंने किया था ईशान सर के कहने पर। माधवी जी ने एक तक नजर जोया को देखते हुए कहा, कल मुझे ऑफिस में ये और इसकी सारी डिटेल्स चाहिए। हम। नीरज जी ने हाँ में सर हिलाया। दरवाजे पर खड़ी निशा ये सब देख सुन रही थी। उसे इस बात की फिक्र थी कि कहीं जोया उसका नाम ना ले ले। पर जोया को खामोश देख निशा समझ गई कि ये बड़े काम की लड़की है। जैसे ही माधवी जी दरवाजे से बाहर गई, निशा भी दौड़ते हुई सीधी माधवी जी के पास पहुंची। अपना चेहरा मासूम बनाकर, पर इरादा साफ, जोया को बचाने के नाम पर खुद की चालों को छुपाना। निशा, धीरे से। मैम, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की इन सब में इन्वॉल्व हो सकती है। भला वो कैसे किसी माफिया को जानती होगी? माधवी जी रुकी और निशा की तरफ देखने लगी। निशा ने फिर बोलना शुरू किया, आपको बेवजह उस पर शक नहीं करना चाहिए और ना ही उस बेचारी को जॉब से निकालना चाहिए। वो बड़े ही प्यार और स्माइल के साथ माधवी जी से बात कर रही थी। उसे लग रहा था कि माधवी जी उसकी बातों में आ जाएगी, पर नहीं। निशा ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, माधवी जी ने उसे फटकार लगाते हुए कहा। माधवी जी की आंखें उस पर टिकी थी। कुछ पल की खामोशी।
और फिर उनकी आवाज आई, धीमी मगर तेजी से चीर देने वाली। सही कहा तुमने, निशा। आजकल लोग किसी पर भी जल्दी शक कर लेते हैं, जैसे हमें तुम पर नहीं करना चाहिए था। निशा की हल्की सी मुस्कान एक पल में ठंडी पड़ गई। माधवी जी एक कदम करीब आईं, आंखों में आग थी। पर मैं एक बात बहुत अच्छे से जानती हूँ, हर बार जो सामने दिखता है वही सच नहीं होता, और हर बार जो मुस्कुरा कर बात करता है वो मासूम नहीं होता। निशा कुछ बोलने ही वाली थी कि माधवी जी ने उसकी बात बीच में काट दी। जोया की फिक्र मत करो, क्योंकि मेरे शक की सुई में तुम भी आती हो। और मैं ही नहीं, पूरी इंडस्ट्रीज जानती है कि इन दिनों तुम्हारा उठना बैठना किसके साथ हो रहा है। माधवी जी की बातों में ऐसी तेज धार थी कि निशा की बोलती बंद हो गई। और ध्यान रहे, अगर मुझे पता चला कि इन सब के पीछे तुम्हारा कोई हाथ है तो याद रखना, मैं माधवी मार्य हूँ, जो अपने दुश्मनों को माफ नहीं साफ करती है। सो बी केयरफुल। निशा की आंखें झपकना भूल गईं। माधवी जी ने बिना ऊंची आवाज किए सिर्फ लहजे से निशा को अपनी औकात याद दिला दी, और ये भी कि असली ताकत कैसे बोलती है। निशा गुस्से में पैर जमीन पर मार ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। ये कॉल उसके बॉयफ्रेंड सालार की थी, जो इस हमले के बाद के लुत्फ को जानने के लिए बेताब था। पर निशा ने गुस्से में कॉल रिसीव नहीं की और कार में जा बैठी। निशा की कार, वो गाड़ी में बैठी, गुस्से में हाथ जोर से स्टीयरिंग पर मारती है। तभी उसका फोन फिर बजता है। स्क्रीन पर नाम फ्लैश होता है, सालार। वो झल्लाते हुए फोन उठाती है। दूसरी तरफ से एक ठंडी, गूंजती हुई आवाज आती है, माफिया की। कैसा लगा धमाका? निशा, तेजी से। हाँ, धमाका हुआ, शोर भी हुआ। पर अब मैं दिखाऊंगी कि निशा अग्निहोत्री के डस में इतना जहर है जितना अजगर के भी नहीं। माफिया, गंभीर होते हुए। तो अगली बार सिर्फ धमाका नहीं होगा, राख बिखेरेगा, सब कुछ। निशा, धीमे पर जहरीले लहजे में। अब की बार खेल बड़ा होगा, क्योंकि इस बार मैं खेलूंगी। दूसरी तरफ से जवाब आया, ओके, एंजॉय द गेम। कॉल कट कर निशा ने कुछ बड़ा करने का सोचा। उसने ईशान को अब जड़ से उखाड़ना था, जिस पर माधवी जी को गर्व था। निशा उन्हें ही इस गर्व पर शर्मिंदगी दिलाना चाहती थी। माफिया अटैक के बाद की रात। घर में अब सन्नाटा था, गोलियों के निशान अब भी दीवारों पर था। कुछ शीशे टूटे पड़े थे, पर इस वक्त ईशान की नज़र बस एक ही इंसान पर थी, उसकी माँ। माँ बिस्तर पर लेटी थी, डरी हुई, थकी हुई, सांसें थोड़ी तेज हैं। सर्वेंट ने उन्हें दवा देनी चाहिए, पर उन्होंने नहीं खाई। उन्हें बस आज जो हुआ उसकी झलक नजर आ रही थी। जब उन पर कोई जोर नहीं चला तो वो सर्वेंट चुपचाप बाहर चली गई। यहाँ तन्हाई में शिवानी को अतीत की कुछ यादें याद आने लगी थी, कई साल पहले। वही आवाज जो आज आई थी, पर ईशान वक्त छोटा था। उन्होंने खुद से कहा, अतीत फीस से जाग उठा है, पर मैं अपने बेटे को इससे उलझने नहीं दूंगी। चाहे जो हो, मैं उसे इन सब से दूर रखूंगी। आखिर किस सच के अतीत की बात कर रही थी शिवानी? क्या ये हमला पहले भी हो चुका था? पर किस पर? ईशान पिता राजवीर पर। कौन थे वो? आखिर क्या करते थे जो उन्हें भी ऐसे हमले का सामना करना पड़ा? क्या अब ईशान भी इस जाल में फंसने वाला था? एपिसोड कालसांग। ईशान किचन में कुछ बना रहा था कि तभी उसकी सर्वेंट शिवानी के रूम से ट्रे लेकर वापस आ गई। ईशान ने उसे देख तो कहा, क्या हुआ ताई? माँ ने दवा नहीं ली? नहीं ईशान बाबा, वो तो कुछ ले ही नहीं रही, मुझे लगता है कि आप उनके पास जाएं। कहकर वो किचन के काम में लग गई, और ईशान कुछ सोचने लगा कि माँ का मूड कैसे ठीक करना है।
ईशान की माँ हमेशा से कमजोर थीं। सांस की बीमारी, अकेलापन और फिर ईशान के बचपन में ही उसके पिता का इस दुनिया से चले जाना। सीन रात का समय, माँ की तबीयत थोड़ी खराब है। ईशान रसोई में माँ के लिए सूप बनाकर उनके रूम में ले जाता है। माँ बिस्तर पर बैठी हैं। ईशान माँ का मूड ठीक करने की कोशिश, कॉमिक अंदाज में। ईशान, नकली मीठी आवाज में। नमस्ते माता जी, आपकी स्पेशल नर्स हाजिर है। आज आपको हंसाना मेरी ड्यूटी है। माँ उसे देखकर चौंकती हैं। सूप गिरते गिरते बचती है। माँ, हैरान होकर, ये क्या कर रहा है? वो माँ के पास कुर्सी खींचकर बैठता है, उनकी हथेली थामता। धक धक। ओहो, मरीज को स्माइल न देने की बीमारी है। तुरंत हंसी का इंजेक्शन देना पड़ेगा। माँ मुस्कुराने लगती हैं, पर अब भी चेहरे पर हल्की गंभीरता है। जिस लड़के की उंगलियां पिस्तौल की ट्रिगर से वाकिफ थी, आज वही लड़का अपनी माँ का दिल बहला रहा था। ईशान अपने दिल की पूरी तसल्ली के लिए उन्हें अब दवा भी देता है। आपको याद है, आप मुझे बचपन में कैसे दवा खिलाती थी और आपके वो डायलॉग्स। ईशान अपनी माँ जैसी एक्टिंग करने लगा। ईशान, धीरे से, जैसे किसी बच्चे से बात कर रहा हो। कहा था ना, बाहर मत निकला करो। सर्दी है, सीने पे असर करता है माँ। वो कप लाकर माँ के पास बैठता है, खुद अपने हाथों से चम्मच से दवा पिलाता है। माँ, हल्के से मुस्कुराकर, तू बहुत कुछ छुपाने लगा है। माँ की आंखें भर आती हैं। ईशान हाथ सहलाते हुए, नहीं माँ, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा। बस सही वक्त आते ही आप भी जान जाएगी कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। माँ के सामने वो बस एक बेटा है जो थक गया है, लेकिन माँ की गोद में चैन पाता है। देख ईशान, एक बात बता। शिवानी के आवाज में अब चिंता के भाव थे। हाँ कहे माँ, एक क्या आप सब जाने? ईशान गोद में ही से रखे हुए बोला। ये लोग कौन थे और हमसे क्या चाहते थे? शिवानी को चिंता थी, वो फिर से बीते पन्नों को उजागर नहीं करना चाहती थी और ना ही ईशान को उस रास्ते पर चलने देना जहां उसके पिता चल दिए थे। ईशान एक पल के लिए खामोश रहा, क्योंकि अभी इसका जवाब खुद उसके पास भी नहीं था, लेकिन वो इस बात का पता जरूर लगाने वाला था और उन्हें इसका सबक भी सिखाने वाला था। पर उसे किसी ना किसी तरह अपनी माँ को तो तसल्ली देनी ही थी। उसे खामोश देख शिवानी ने फिर कहा, शिवानी, धीरे से। ईशान, बताना। ईशान ने उनकी आंखों में देखा। एक पल को वो कमजोर पड़ गया, लेकिन फिर मुस्कुरा कर बोला। ईशान, नरम आवाज में, झूठी तसल्ली के साथ, नहीं मां, बस कुछ गुंडे थे। कुछ नहीं हुआ। पुलिस देख रही है सब। आप परेशान मत होइए। शिवानी ने उसके चेहरे को गौर से देखा, जैसे सच टटोल रही हूं, लेकिन ईशान ने अपनी मुस्कान से सब ढक दिया। ईशान, आप चलिए, आराम कीजिए। उसने अपनी माँ को बिस्तर पर लेटाया और उनका सर थपथपाने लगा। कुछ देर ऐसे ही उन्हें तसल्ली देने के बाद जब शिवानी गहरी नींद में चली गई, तो ईशान ने उन्हें ब्लैंकेट उड़ाया और लाइट ऑफ कर दी। अब ईशान का चेहरा बदल गया था। उसका दर्द और गुस्सा आंखों में साफ झलक रहा था। वो पहले तो ड्राइंग रूम में गया, कुछ देर सोफे पर बैठकर सुबह का नजारा सोचने लगा और ये ध्यान करने की कोशिश भी करने लगा कि कहीं कोई क्लू, कुछ भी उसके हाथ लग जाए जिससे वो उन तक पहुंच सके। उसे कुछ याद आया और वो तुरंत बाहर गार्डन चला गया। ईशान दीवार पर दो ईगल पर बने तीर का चिन्ह देखता है। उस पर लिखा था कालसांग। वो तुरंत अंदर जाता है और अपने लैपटॉप ओपन कर गूगल पर जैसे ही वो सर्च करता है, डबल हेडेड ब्लैक हॉक प्लस मुंबई प्लस क्राइम सिंडिकेट,
तो पहली ही लाइन आती है, दे डोंट एग्जिस्ट इन रिकॉर्ड्स बट मुंबई ब्लीड्स इन देयर नेम, द कालसांग। फिर वो कालसंग सर्च करता है। कालसांग, कालसांग। जब मौत ने संगठन बनाया तो उसने नाम रखा कालसंग। स्थापना 1983 में मुंबई के अंडरवर्ल्ड को संगठित करने के लिए। मुख्य चिन्ह 2 तीर बना बाज, डबल अरो ब्लैक ईगल, जो शक्ति और द्वैत को दर्शाता है। टैगलाइन, जो काल के संग चले वही अमर हो जाए। 1999 बंटवारा, काली रात। एक ही रात में कालसंग के 2 उत्तराधिकारी आपस में भिड़ गए। एक कहता था हमारे पास दिमाग है, हमें शहर चलाना है। दूसरा कहता था हमारे पास खून है, हमें शहर जलाना है। रात के अंधेरे कालसांग अब 2 टुकड़ों में बंट गया। रूम में चुप्पी छा जाती है, लेकिन उस चुप्पी में बहुत कुछ कहा जा चुका होता है। क्या कोई रिश्ता था ईशान का इस कालसांग से या उसके पिता के राज? ईशान अपनी आंखों में हैरानी लिए लैपटॉप पर नजर गढ़ाए हुए था कि तभी उसका फोन बजा। नीरज जी की कॉल थी। उसने अपनी पलकें झपकाई और फिर फोन उठाया। ईशान सर, कल माधवी जी ने आपको ऑफिस बुलाया है कुछ जानने के लिए। जानना तो मुझे भी है, ईशान ने तुरंत कहा। नीरज जी थोड़ा हैरान हुए और बाकी की हैरानी भी ईशान के अगले शब्दों ने पूरी कर दी। कहाँ है कालसांग और कौन है ये लोग? नीरज जी घबरा उठे, उसकी आंखों में खौफ तैर गया। वो ही नहीं, पूरा मुंबई इस जगह से डरता था। किसी ने आज तक देखा नहीं था, पर इसका नाम सुनते ही लोगों के रोए खड़े हो जाते थे। नीरज जी की खामोशी को ईशान ने भांप लिया। वो इस शहर में नया था और शायद ये ही वजह थी कि माधवी जी उसे इन सब से दूर रखना चाहती थी। पर उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं था कि ईशान वो रोशनी है जो अंधेरे को चीर दे। नीरज जी अभी भी ये सोच रहे थे कि ईशान को इस नाम के बारे में कैसे पता चला। वो सोच में पड़ गए। ईशान को जब दूसरी तरफ से जवाब नहीं मिला तो वो फिर बोला, ठीक है, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं अपने तरीके से ढूंढ लूंगा, लेकिन उन्हें नहीं छोड़ूंगा। देखिए ईशान सर, आप ऐसा कुछ भी नहीं करिएगा। नीरज जी समझाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले ही ईशान ने कॉल कट कर दी। जिसे आप नहीं छोड़ने के बात कर रहे हैं, उसकी पकड़ इतनी आसान नहीं, सारा मुंबई ही उसकी पकड़ में है, नीरज जी ने कहा। क्या चल रहा था ईशान के दिमाग में? अब ईशान क्या करने वाला था? क्या वो इस बात का पता लगा पाएगा कि इस हमले के पीछे कौन है? अगर हाँ, तो क्या होगा जब निशा का सच आएगा ईशान के सामने? क्या निशा के बारे में जोया बताएगी उसे? निशा का अगला कदम क्या होगा? क्या ईशान की टक्कर अब माफिया से होगी? जानने के लिए सुनते रहिए हिडन बिलियनियर सुपरस्टार और जुड़े रहिए हमारे चैनल इन्फिनिट स्टोरी एफएम से। शुक्रिया।